नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तब। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, यानी कि वो खबर जो शो में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कोरोना की। सबसे बड़ी खबर आज की यही है जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। शहर शहर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि साल 2020 को लोग भूल चुके हैं और 2021 यानी मौजूदा साल लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। तो क्या पूरा देश कोरोना के सामने सरेंडर करेगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि अस्पतालों और शमशानों में लाशों की ढेर लगने लगी है। बेबसी का आलम यह है कि महामारी के आगे मेडिकल सिस्टम धराशायी होता दिख रहा है। यानी दर्द, बेबसी, लाचारी और महामारी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जान है तो इम्तिहान है। और अंत में बात होगी बंगाल चुनाव रण की, जहां क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ी हैं, यह सवाल होगा। लेकिन साथ ही आपको याद दिला दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या लोगों की लापरवाही देश को एक और लॉकडाउन की तरफ ले जा रही है? तो अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। और सबसे पहले बात कोरोना की। मैं आपसे पूछता हूं कि कोरोना क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए अपने आसपास, देखिए अपने आप को, अपने परिवार को देखिए और खुद से पूछिए कि बेलगाम होते कोरोना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कड़वी हकीकत यह है कि इस देश का मेडिकल सिस्टम 135 करोड़ की आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। तो जिम्मेदारी हमारी, आपकी और सरकार की, तीनों की बराबर है इस महामारी को मात देने के लिए। नहीं तो जो हालात बनेंगे उसका ट्रेलर भर देख लीजिए, क्योंकि संभले नहीं तो पूरी पिक्चर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं आप। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें? मंदिर का इंतजार लेने के लिए बैठे हैं। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें रांची की हैं। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें? मंदिर का इंतजार लेने के लिए बैठे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल के बाहर उठ रही ये चीख दिल को चीर देने वाली है। क्यों चले? यहाँ का 8 का इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं, तड़प के मरे और यहाँ के लोग। इन तस्वीरों को हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप ये समझ सकें कि कोरोना ने कितनों को काल के काल में पहुंचा दिया है। बाबा को वापस कर पाएंगे? वोट लेने के लिए से बात की। एक बेटी अपने पिता की मौत से इतनी लाचार और बदहवास है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें? मंदिर का इंतजार लेने के लिए बैठे हैं। कब आधा घंटा, 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके कब बुला रहे हैं? अब तो हालात ये हो गए हैं कि शवों का अंतिम संस्कार करने वाली चिमनी भी जवाब देने लग गई है। और कोरोना के कहर से तो अब शमशान भी छोटे पड़ने लग गए हैं, क्योंकि शमशान में शवों को रखने की जगह कम पड़ने लगी है। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP में एक भी वेंटिलेटर वाला ICU बेड खाली नहीं है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को लेकर एम्बुलेंस हर 10 मिनट में यहां पहुंच रही है। लेकिन यह हाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली का है। दिल्ली में करीब 90% से ज्यादा वेंटिलेटर वाले बेड भर चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा है कि यहां कोरोना के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा सभी लोग कड़ाई से कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, नहीं तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। जबकि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर अप्रवासी मजदूर अपने गांव लौटने लगे हैं। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर घर लौटने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा है।
दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूरों को डर सता रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोरोना के मरीजों के लिए बिस्तर ही नहीं बचे। एक पिता 2 दिन से अपने बेटे को लेकर एम्बुलेंस में अस्पतालों की चक्कर काट रहा है और चंद्रपुर कोविड अस्पताल के सामने एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लगाकर उसे रखा गया है। जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन नाम से एक अभियान शुरू किया है और इसके तहत कई नई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। आज रात 8 बजे से अगले 15 दिन तक महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक होगी। शूटिंग, जिम, मॉल, पार्क, धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। आम लोग लोकल ट्रेनों और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। वहीं भोपाल में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद से ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ने लगी है। ऑक्सीजन रिफिलिंग स्टेशन के बाहर गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। भोपाल में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए शवों की लाइन लग गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 9000 मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। भोपाल में गांधी प्रतिमा के पास ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विरोध जताते हुए ये कहा कि मरीजों की सांसें लौटा दो। कोरोना के मामलों में बिहार के हालात भी दूसरे राज्यों से अलग नहीं है। पटना में भी कोरोना मामले के संक्रमण तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर ही कोरोना जांच की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। यूपी में भी कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने कोरोना को हराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री आशुतोष टंडन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राजस्थान में भी कोरोना की दूसरी लहर से हालात बिगड़े हुए हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। ऐसा पहली बार हुआ है जब राजस्थान में कोरोना से एक दिन में 28 लोगों की मौत हो गई हो। सिर्फ जयपुर में कोरोना के नए मामलों की संख्या 1000 के पार जा पहुंची है। वहीं जयपुर से कोरोना महामारी की एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई। जयपुर के सरकारी कांवटिया अस्पताल से वैक्सीन की 320 डोज चोरी हो गई। हालांकि जयपुर के शास्त्री नगर थाने में वैक्सीन चोरी की FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन सवाल यह है कि अस्पताल से वैक्सीन कैसे गायब हो गई। देश में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक दिन के आंकड़े 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी 1000 पार कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी लापरवाही देश को दूसरे लॉकडाउन की तरफ ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना और लापरवाही के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 12वीं की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि बच्चों की परीक्षा का तो सवाल है ही, लेकिन उससे पहले बच्चों की जिंदगी का भी सवाल है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से CBSE की परीक्षाओं को लेकर PM मोदी ने बड़ा फैसला लिया। CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को जहां रद्द कर दिया गया, वहीं 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गईं। इस वक्त एग्जाम देना काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये अच्छा तो है, लेकिन एक कांस्टेंट टेंशन भी बना रहेगा हम सभी के लिए 1 जून तक कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे एंड ऑल। 12वीं के छात्रों की यह परीक्षा 4 मई से 14 जून तक होनी थी, लेकिन PM मोदी के दखल के बाद छात्रों को बड़ी राहत मिली। 12वीं की परीक्षा की नई तारीख पर बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए 1 जून 2021 को समीक्षा बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला किया जाएगा। अगर 12वीं की परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। जहां 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है, वहीं 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं तो रद्द की ही गई हैं, लेकिन नतीजों के लिए नियम बनाए जाएंगे
और इन नियमों को सीबीएसई बोर्ड तय करेगा। वहीं इन नतीजों से जो छात्र असंतुष्ट होंगे उन्हें अलग से मौका दिया जाएगा और वो बाद में परीक्षा दे पाएंगे। हालांकि अधिकारियों की ओर से 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाओं को टालने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों को पहले ही कोविड से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में 10वीं की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। हाई स्कूल है, इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। केजरीवाल ने कहा कि इससे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी। वहीं केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार को दोनों ही परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है वो मौजूदा हालात के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये 12वीं क्लास के बच्चों को देखें तो अच्छा नहीं है। उनकी अनसर्टेनिटी भी सीबीएसई को खत्म कर देनी चाहिए। टफ टाइम है, इस टफ टाइम में 12वीं के बच्चों के लिए भी हम उसी तरह का निर्णय ले सकते थे जैसा हमने 10वीं के बच्चों के लिए लिया, पर फिर भी देश के 30 लाख बच्चों के लिए ये फैसला अच्छा लिया गया है। देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना महामारी के बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नेताओं ने परीक्षाओं को रद्द करने की अपील की थी। देश में करीब 30 लाख बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मांग की थी। वहीं राहुल और प्रियंका गांधी भी बच्चों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर चुके हैं। हालांकि कोरोना काल के बीच बच्चों की ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से ही हुई थी और कोरोना के मामले घटने के बाद स्कूल खोले गए थे। लेकिन अब जब परीक्षा की बारी आई तब कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कई राज्यों ने अपने यहाँ की बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया है। ऐसे में केंद्र पर सीबीएसई की परीक्षाएं टालने का दबाव बन रहा था और पीएम मोदी के दखल के बाद 30 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है, लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ी है। देखिए रिपोर्ट। ये उड़न खटोला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, जिन्होंने आज कूच बिहार जिले के माथाभंगा कस्बा का रुख कर लिया। यहाँ कोई चुनावी रैली या जनसभा तो नहीं थी, बल्कि दीदी की इस उड़ान का मकसद सीतलकुची हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के दुख पर मरहम लगाना था। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से सीतलकुची में 72 घंटों तक नेताओं के आने पर रोक थी, जिसकी वजह से चुनावी हिंसा के 3 दिन बाद ममता दीदी यहाँ पहुंच सकी, जहां उन्होंने सीतलकुची हिंसा में मारे गए 4 लोगों के परिजनों से मुलाकात की, जिनमें एक गर्भवती महिला भी थी, जिसके पति आत्मरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से चलाई गई गोली के शिकार हो गए थे। बारी बारी से हर मृतक के परिजनों से मिलने के बाद दीदी ने मंच का भी रुख किया, जहां से उन्हें इशारों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहाने बीजेपी पर निशाना साधना था, और उन्होंने बखूबी ऐसा ही किया। सबचेয়ে দুঃখ হচ্ছে এইটুকু বাচ্চারা মারা গেছে, মানে এত অল্প বয়স। একজনের তো আমি দেখলাম বউ প্রেগনেন্ট, এনি টাইম বাচ্চা হবে। একজনের তো আমি দেখলাম একেবারে ছোট্ট শিশু, 1 মাসও মনে হয়নি, একেবারে ছোট্ট শিশু। আর একজনেরও আমি তাই দেখলাম মাত্র একটা বাচ্চা, এবং তার বড় ভাইও আগে মার্ডার হয়েছে। এই অবস্থা, এই পরিবারগুলোর এই অবস্থা। 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान के दौरान सीतलकुची के मतदान केंद्र 186 पर केंद्रीय सुरक्षा बलों ने गोली चला दी थी, जब एक अफवाह की वजह से करीब 150 लोगों की भीड़ अचानक हिंसा पर उतर आई। हंगामे के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद मतदान कर्मियों के साथ बदसलूकी शुरू हो गई, जिस पर काबू पाने के लिए सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने कई राउंड गोलियां दागी। इस हिंसक घटना के बाद आधिकारिक रूप से बयान जारी कर सीआईएसएफ ने कहा था कि उपद्रवी उनके हथियार छीन रहे थे। मजबूरन उनको आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। हालांकि सियासत की वजह से दीदी को अब इन मृतकों में शहीदों का अक्स दिखाई देने लगा है, क्योंकि उन्होंने दोषियों के खिलाफ जांच के अलावा 5 शहीद बेदी बनाने का भी ऐलान कर दिया। এরা তো গণতন্ত্রের বলি, সুতরাং এই ঘটনাকে স্মরণ রেখে
5টা পরপর আমাদের নিজেদের, আমি বলছি, আমি বললে হয়তো ইলেকশন কমিশন আমাদের আর একটা নোটিশ ধরাবে, তা ধরা, কিন্তু যারা মারা গিয়েছেন তাদের প্রতি, তাদের যেন আমরা একটা করে মোমেন্টাম, একটা করে স্ট্যাচু বা একটা করে শহীদ বেদি যেন তৈরি করে দিই। जिसके बाद ममता बनर्जी से मिलने वाले पीड़ित परिवारों ने इंसाफ की उम्मीद जताई है।